तो डियर स्टूडेंट्स, अनुवांशिकी के इस नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, उनके प्रयोगों के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकले, उनके आधार पर क्या क्या नियम बने, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हालांकि ये जो मेंडल के नियम के नाम से हम इनको जो जानते हैं, इन नियमों को मेंडल ने नहीं दिया। उनके मेंडल के मरने के पश्चात जो वैज्ञानिकों ने मेंडल के रिसर्च को, मेंडल के प्रयोगों को जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने उस अध्ययन के दौरान उससे नियम प्रतिपादित किए, जिसे हम मेंडल के नियमों के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि अगर आपका एक क्या है, लंबा पौधा है और दूसरा क्या है, बौना पौधा है। एक लंबा पौधा है, हम बात कर रहे हैं किसके, प्रथम नियम की। इसको हम चार नाम से जानते हैं। एक तो मेंडल का प्रथम नियम, और दूसरा वंशागति का प्रथम नियम, और इसे ही हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, या अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर एक लंबा पौधा है और एक क्या है, बौना पौधा है, तो हमने देखा कि एक कैपिटल टी बन सकता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी बन सकता है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बन सकता है। और इसमें हमें यह देखने को मिला, यहाँ पे कैसा पौधा था, लंबा पौधा, यहाँ पे कैसा पौधा था, बौना पौधा, और यहाँ भी कैसा पौधा था, लंबा पौधा था। यानी कि हमने ये बताया है आपको कि लंबापन का जो एलील होता है, लंबेपन का जो लक्षण होता है, वह बौनेपन के लक्षण को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। यानी कि यहाँ पे जो लंबेपन का जो लक्षण है, वह बौनेपन के लक्षण को क्या कर देता है, दबा दे रहा है। इसलिए जो आपका बौनापन है, इसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी, या इसे हम क्या कहते हैं, दब्बू। अप्रभावी या दब्बू एलील, या अप्रभावी लक्षण, या दब्बू लक्षण कहते हैं। और जो बौना है, इसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं, और इसको डिसेसिव एलील कहते हैं। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है कि जैसे एक एलील, जब कभी भी दो एलील एक साथ में आए और एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को, एक लक्षण, जब कभी भी दो लक्षण एक साथ आए और एक लक्षण दूसरे लक्षण के प्रभाव को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, और अपना प्रभाव क्या करता है, प्रकट करता है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। और यह पूरी घटना क्या कहलाती है, प्रभाविता का नियम कहलाती है। यह पूरी घटना क्या कहलाती है, प्रभाविता का नियम कहलाती है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंट कहलाती है। प्रभाविता का नियम कहलाती है कि यदि किसी जीव में किसी लक्षण के दो विपरीत एलील उपस्थित हों और उसमें से केवल एक ही एलील अपना प्रभाव प्रकट करे, यानी कि जब किसी जीव में दो एलील उपस्थित हों और उसमें से केवल एक ही एलील अपना प्रभाव प्रकट करे, तो जो एलील अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे हम कहते हैं प्रभावी एलील या प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण या जो एलील अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी या दब्बू लक्षण, या अप्रभावी या दब्बू एलील कहते हैं। और यह परिघटना यानी प्रभावी और अप्रभावी की यह परिघटना क्या कहलाती है, प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रभाविता कहलाती है। डोमिनेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डोमिनेंस कहलाती है। तो लॉ ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह पूरी घटना क्या कहलाती है, प्रभाविता। और इस नियम को, किस नियम को, जो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने का, प्रभावी और अप्रभावी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने का जो नियम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, या मेंडल का प्रथम नियम, या वंशागति का प्रथम नियम, या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। यही आपका है मेंडल भाई साहब का प्रथम नियम। तो इस प्रकार से हम मेंडल के प्रथम नियम को समझ सकते हैं। तो अब देखिए, यह जो मेंडल भाई साहब का अभी अभी हमने देखा प्रथम नियम, इस प्रथम नियम का एक अपवाद भी है, जिसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। यह अपवाद कहां से है, जैसे देखिए मनुष्य में जो रक्त होता है, वह कितने ग्रुप में होता है, आप सभी जानते हैं, 3 ग्रुप में होता है। एक तो ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है, और चौथा क्या होता है, ओ होता है। मेंडल का
नियम जो है यहीं पर आकर प्रथम नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के ब्लड में 4 ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ। अब देखिए यहाँ पे होता यह है कि मेंडल ने अपने प्रथम नियम में ये बताया कि किसी भी जीव में जो लक्षण होते हैं उसमें 2 प्रकार के एलील होते हैं, 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, 2 प्रकार के विकल्पी होते हैं। एक विकल्पी क्या होता है, प्रभावी होता है, दूसरा विकल्पी क्या होता है, अप्रभावी होता है। जैसे अगर हम ब्लड ग्रुप को ले लें तो ब्लड ग्रुप को अगर हम आई से प्रदर्शित करें तो जो इसका प्रभावी एलील होगा, जो इसका प्रभावी एलील होगा उसको कैपिटल आई से, प्रभावी को हमेशा कैपिटल से दिखाते हैं, और जो अप्रभावी एलील होगा उसे हम क्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आई से दर्शाते हैं। अब चूंकि ए और बी 2 ब्लड है हमारे पास तो इसको आई ए से दर्शा ले रहे हैं और इसको किससे दर्शा ले रहे हैं, आई बी से दिखा दे रहे हैं, यानी कि 2 प्रभावी एलील यहां पे हो गए, आई ए और आई बी, आई ए और आई बी 2 प्रभावी एलील हो गए। अब यहां पर मेंडल भाई के हिसाब से, मेंडल के अनुसार क्या होगा, अगर आपका आई ए आ रहा है, आई ए और आई ए आ रहा है, जिस प्रकार से लंबे और बौने में कैपिटल टी और टी आया था तो कैसा बना था, आपका लंबा बना था, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, लंबा है। तो आई ए और आई ए दोनों लक्षण आएंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बनेगा। ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बनेगा। और अगर दूसरे क्रम में एक अगर आई ए आ जाए और दूसरा स्मॉल आई आ जाए इसके साथ में, तो यहां भी आपका क्या बनेगा, यहां भी आपका क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बनेगा। जिस प्रकार से यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी आने के बाद भी पौधा क्या बन रहा था, लंबा बन रहा था, यानी लंबेपन का एलील क्या कर रहा था, बौनेपन के एलील के प्रभाव को नष्ट कर दे रहा था, बौनेपन के लक्षण के प्रभाव को नष्ट कर दे रहा था और कैसा बना रहा था, लंबा। तो चूंकि यह अप्रभावी है, अप्रभावी का लक्षण क्या करता है, प्रभावी वाला निरस्त कर देता है, तो आई ए यह क्या है, प्रभावी है, यह क्या है, अप्रभावी है। तो इस अप्रभावी वाले लक्षण को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो यहां भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और यहां तो ए बनेगा ही बनेगा। अब उसी प्रकार से आपका अगर इसको हम आई बी की बात करें तो आई बी और आई बी अगर ले लें, आई बी और आई बी ले लें तो यहां पे क्या बनेगा, आपका यहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, बी बनेगा। लेकिन इसी को अगर आई बी के साथ हम आई ले लें, यानी कि अप्रभावी एलील को एक ले लें, तो यहां से प्रभाविता का नियम जो कहता है वह क्या कहता है कि अप्रभावी वाले प्रभाव को क्या करता है, निरस्त कर देता है, और यहां भी क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। तो इस कंडीशन में तो आपका ए बन रहा है और इस कंडीशन में आपका क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, जब एक एलील का हो, आई ए का हो, और एक एलील क्या हो, आई बी का हो, तब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए बी देखने को मिल रहा है, जो कि यही क्या है, आपका अपवाद है। यानी कि जो मानव के शरीर में ब्लड ग्रुप ए बी है वह मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या है, अपवाद है। मेंडल के प्रथम नियम का क्या है, अपवाद है। क्योंकि यहां पे देखिए आई ए और आई बी 2 एलील हैं, लेकिन यहां पर जो ब्लड ग्रुप बन रहा है इनमें दोनों ही अपना प्रभाव क्या कर दे रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं। इनमें दोनों ही अपना प्रभाव क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। लेकिन मेंडल का नियम ऐसा नहीं कहता है। मेंडल का नियम यही कहता है कि 2 विपरीत एलील हैं तो उसमें से केवल एक ही एलील अपने प्रभाव को दिखाएगा और दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। तो यहां से, लेकिन यहां पर आपको यह देखने को मिल रहा है कि दोनों एलील अलग अलग हैं, ये आई ए है और ये आई बी है, लेकिन दोनों ही अपना प्रभाव दिखा दे रहे हैं। यानी यहीं पर मेंडल के नियम का क्या है। और अगर स्मॉल आई और स्मॉल आई मिलता है तो आपका कौन सा ग्रुप बनता है, ओ ग्रुप बनता है। जैसे अगर हम आई ए और आई बी इसका हम क्या करा दें, आपस में संकरण करा दें, यानी कि आपके आई ए और स्मॉल आई ये है आपका एक, और एक क्या है आपका आई बी और स्मॉल आई है, इनका आपस में क्या करा दे, संकरण करा दें। तो ये देखिए दोनों क्या है, जीव हैं अभी, और इनको अगर युग्मज के रूप में देखा जाए, युग्मक के रूप में, गैमेट के रूप में देखा जाए, तो ये आपका हो जाएगा आई ए और ये स्मॉल आई, और इसी प्रकार से यहाँ भी आपका हो जाएगा आई बी और यह क्या हो जाएगा, स्मॉल आई। अब इनका अगर आपस में संकरण कराएंगे तो आई ए के साथ अगर आई बी आएगा तो यहां पे बनाएगा आई ए और आई बी, और अगर आई ए के साथ अगर स्मॉल आई आएगा तो यहां क्या बनाएगा, आई ए और आई बनाएगा।
और आई के साथ अगर आई भी आता है तो यहाँ बनाएगा आई बी और आई बनाएगा, और आई के साथ अगर स्मॉल आई आ जाता है तो यहाँ क्या बनाएगा, आई आई बनाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आई ए और आई बी क्या बना ले रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप बना ले रहा है, और आई ए और आई अप्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, और क्या बना रहा है, ए बना रहा है, तो यहाँ ए बनेगा, और आई बी और आई क्या बनाएगा आपका, इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा, और बी बनाएगा, और स्मॉल आई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये चारों प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, ये चारों प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आपका जो ए बी है, भाई मेंडल का प्रथम नियम यही कहता है कि अगर कोई भी दो, किसी भी जीव में अगर दो लक्षण उपस्थित हैं तो उसमें से एक लक्षण क्या करेगा, दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, और जो प्रभाव को निरस्त करेगा वह प्रभावी एलील, और जो जिसका प्रभाव निरस्त हो जाएगा वह अप्रभावी एलील। लेकिन यहां पर दो एलील तो उपस्थित हैं, लेकिन दोनों एलील में से दोनों का प्रभाव देखने को मिल जा रहा है, इसके प्रभाव निरस्त यहां पर नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रथम नियम का अपवाद कहते हैं। और चूंकि दोनों का प्रभाव यहां पर प्रकट हो जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सहप्रभाविता। क्या कहते हैं इसको, सहप्रभाविता, यानी कि कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मेंडल भाई साहब का क्या है, अपवाद है। तो अब आइए अगले क्रम में हम समझते हैं मेंडल के द्वितीय नियम को। अब जो मेंडल का द्वितीय नियम है इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे कि बी संयोजन का नियम, बी संयोजन का नियम, या इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, या इसे कहते हैं मेंडल का द्वितीय नियम, या इसे कहते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, या इसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आइए समझते हैं मेंडल के द्वितीय नियम को। सबसे पहली चीज दो तीन बातें अब तक इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ी, दो तीन बातें आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली चीज है कि प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए, सबसे पहली चीज जिसमें से है कि प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए उसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के विकल्पी होते हैं, दो प्रकार के एलील होते हैं। आइए उसी बात को हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि प्रत्येक लक्षण को, तो देखिए हमने लिखा है कि प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए दो कारक या फैक्टर होते हैं। जैसे आपका लक्षण था बौनापन और लंबापन, तो इनको दर्शाने के लिए हमेशा क्या होते हैं, दो कारक होते हैं। हमें सभी जीव में कह रहे हैं कि लक्षणों को दर्शाने के लिए कितने कारक होते हैं, दो कारक। यहां पर किसकी, तो यहां पर देखिए किसकी बात की जा रही है, जीव की बात की जा रही है कि जीव में प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। अब आपने ये समझा है कि प्रजनन के समय इन दो कारकों में से केवल एक ही कारक कहां जाता है, संतान तक जाता है। तो आइए उसी बात को हम यहां फिर से लिखते हैं कि प्रजनन के दौरान, तो देखिए हमने क्या लिखा कि प्रजनन के दौरान जब कभी भी लैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जो आपके दो कारक हैं उनमें से एक ही कारक जो है किसको मिलता है, संतान को मिलता है। इस प्रकार संतान में क्या बन जाता है, नया जोड़ा, भाई एक माता का और दूसरा पिता का। जब दोनों जोड़ा में से एक एक कारक जब दोनों में से आएगा तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, नया जोड़ा बनाएगा। जिस नए जोड़े में से एक प्रभावी होगा, दूसरा क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो यही क्या कहलाएगा, अप्रभाविता, यानी कि मेंडल का प्रथम नियम। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक प्रजनन हो रहा है, तो उसमें से जो दो फैक्टर है उसमें से एक फैक्टर किसको मिल रहा है, संतान को मिल रहा है। तो इन दो फैक्टरों में से पृथक होकर एक फैक्टर का संतान तक जाना, यही क्या है, पृथक्करण का नियम। यही क्या है, पृथक्करण का नियम। कि देखिए लैंगिक प्रजनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेंडल का द्वितीय नियम क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो आपका फैक्टर है उन फैक्टर के जोड़ा में से, उन फैक्टर के जोड़ा में से पृथक होकर किसी एक कारक का संतान को मिलना, संतान को जाना, एक कारक का संतान में जाना क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। और इस प्रकार से
संतान में क्या बनता है, जोड़ा बनता है। और जो आपका पृथक होकर के जो कारक संतान में जा रहा है वह पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, प्योर क्या है आपका, शुद्ध है। क्योंकि देखिए जैसे अगर लंबापन और बौनेपन की अगर हम बात करें तो जो लंबापन का जो एलील है वह टी है और बौनेपन का जो एलील है वह क्या है, स्मॉल टी है। अगर यह दोनों एक साथ में हैं तब तो यह क्या है, अशुद्ध है, एक जीव है। लेकिन जैसे ही यह अलग होता है, यह इनसे पृथक होता है, यह इनसे क्या हो गया, पृथक हो गया, और यह इनसे क्या हो गया, पृथक हो गया। तो अब यह चाहे कितना भी अशुद्ध था, लेकिन जब यह पृथक हो गया तो यह क्या हो गया, एकदम शुद्धतम लंबा हो गया, और यह क्या हो गया, एकदम शुद्धतम बौना हो गया। यानी अब इसमें से किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यह क्या है भाई, अलग हो गया। यानी कि यह क्या है, जैमेट है, युग्मक है, अलग हो गया। तो इसलिए यह क्या है, युग्मक है। और कैसा युग्मक है, एकदम शुद्ध युग्मक है। तो इससे इसको पृथक होकर के, इससे कारकों को पृथक होकर के जाने पर यह क्या हो रहा है, शुद्ध युग्मक प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी युग्मक के शुद्धता का नियम भी इसे हम कहते हैं। यानी कि जो हमारा युग्मक है, यानी कि आपका इसमें से पृथक होने के बाद, इसमें से किसी भी लक्षण से पृथक होने के बाद कारकों का जो आपका युग्मक है किसी भी लक्षण के लिए क्या होता है, एकदम प्योर होता है, एकदम शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम मेंडल के द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम, कि किसी भी लक्षण के लिए जब आपका लैंगिक प्रजनन होता है तो उसके दौरान जो आपका कारक होता है उसमें से केवल एक ही कारक क्या होता है, पृथक होकर के संतान तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम है। एक इसमें नोट पॉइंट लिखिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि न्यूटन भाई साहब की इतनी महान सफलता थी कि यह जो द्वितीय नियम है इसके बारे में किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो मेंडल का द्वितीय नियम है उसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो इस प्रकार से आप द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। इसका तीसरा नियम भी है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का तृतीय नियम जो है उसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे आप द्विसंकर क्रॉस जब आप सीखेंगे, जो कि आपकी परिशिष्ट में दिया है, आप कहेंगे तो मैं उसको भी परिशिष्ट भी आपको बता दूंगा एक वीडियो में, जो आपका परिशिष्ट में दिया है उसके आधार पर आपका निर्माण होता है मेंडल के तृतीय नियम का, जो कि आपका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आपके अभ्यास प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ है, आपके परिशिष्ट में दिया हुआ है। कक्षा 11 में जब जाएंगे तो इसे आप डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम मेंडल के दोनों नियमों को समझ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सिकेल सेल कारक और अनुवांशिकी। देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आप जानते हैं कितनी होती है, 23 जोड़ी, और गुणसूत्र हमेशा अगर जीव है तो उसमें जोड़ी के ही रूप में रहेंगे। अब मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है, 23 जोड़ी, जिसमें से एक जोड़ी तो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि वह लिंग निर्धारण करता है, और जो 22 जोड़ी होता है वह शरीर के बाकी बनावट का निर्माण करता है, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। अब देखिए उसमें से 22 जोड़ी में से जो 11वां गुणसूत्र होता है, 11वां गुणसूत्र जो होता है, 11वां गुणसूत्र आपका क्या करता है, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन बनने वाला कारक होता है। क्या करता है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन और प्रोटीन जो बनता है, यानी कि हीमोग्लोबिन और प्रोटीन बनाने वाला जो कारक होता है वह 11वें जोड़े के गुणसूत्र में हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि 11वां जोड़ा जो होता है, इसमें जो लाल रक्त कणिका जो आपकी कोशिका होती है यह गोल कोशिका होती है, लेकिन कुछ कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है जो सामान्य कोशिका होती है, इसकी जो सामान्य कोशिका होती है वह कैसी होती है, गोल होती है। तो सामान्य रक्त कोशिका जो होती है गोल होती है, और जो आपकी प्रभावित कोशिका जो होती है, प्रभावित कोशिका होती है, वह किसी कारणवश यह क्या हो जाती है, हंसिया के नुमा इस प्रकार से हो जाती है। प्रभावित जो कोशिका होती है वह इस प्रकार से हो जाती है, जिसमें से आपके बुक में बोल रहा है कि जो सामान्य कोशिका है इसको हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित कर लेते हैं, और जो प्रभावित कोशिका है उसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब देखिए इसमें होता यह है कि जैसे जो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी जो हमारे शरीर में ब्लड में होता है, आरबीसी अगर आपकी सामान्य कोशिका है तो आप कार्य करने में दक्ष होंगे। आप की जो यह कोशिका है इसकी जीवन काल जो होती है, गोल कोशिका का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है। लेकिन कभी कभी आपके इस 11वें जोड़े के गुणसूत्र में कुछ बदलाव आ जाने के कारण जो आपकी ये हीमोग्लोबिन वाली कोशिका है वह कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। क्या हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। हालांकि एनीमिया रोग से एनीमिया रोग से पीड़ित लोग आपके भारत में बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुतायत मात्रा में मिलते हैं एनीमिया रोग से पीड़ित। तो उसमें होता ऐसा है कि 11वें जोड़े के किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण, 11वें जोड़े में अनिश्चितता के कारण क्या हो जाता है, आपकी जो हीमोग्लोबिन वाली कोशिका है वह गोल ना होकर के क्या हो जाती है, आपकी गोल ना होकर के कैसी हो जाती है, आपकी हंसिया के नुमा हो जाती है। गोल ना होकर के कैसी हो जाती है, हंसिया के नुमा हो जाती है, जिससे इसमें क्या होता है, यह ऑक्सीजन को ग्रहण ज़्यादा कर सकती है लेकिन यह ऑक्सीजन को ग्रहण उतना नहीं कर पाती है। इसलिए अगर गोल हंसिया है, अगर आपकी कोशिका क्या है, गोल है 11वें जोड़े की, तो उसमें उससे जो व्यक्ति होगा यानी उसकी सामान्य कोशिका अगर है तो वह काम करने में जल्दी थकेगा नहीं। लेकिन अगर प्रभावित कोशिका है तो वह व्यक्ति काम करने में जल्दी से क्या होगा, थक जाएगा। वह व्यक्ति काम करने में जल्दी से थक जाएगा और ऐसा प्रभावित कोशिका जिसमें होगी वह एनीमिया रोग से क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी और वह किसी भी कार्य को करने में जल्दी क्या हो जाएगा, थक जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर एक कोई व्यक्ति है जो कि क्या है, जिसके अंदर सामान्य कोशिका है और हीमोग्लोबिन वाली 11वीं जोड़ी वाली, और दूसरे में क्या है, प्रभावित कोशिका है, इन दोनों के मध्य अगर हम क्या करा दें, क्रॉस करा दें और आर और स्मॉल आर के मध्य अगर हम क्रॉस करा दें तो इससे आपका 2 बनेगा। एक तो आर एक अलग हो जाएगा, यह आर अलग हो जाएगा। इससे आपके युग्मक एक स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों अलग हो जाएंगे। और जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो आर के साथ ये आर आएगा तो ये बन जाएगा यह, और यह क्या हो जाएगा, इसके साथ यह आ जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, आर और इसके साथ अगर यह आएगा तो बनेगा आर और इसके साथ अगर यह आएगा तो क्या बनेगा, आर। यहां पर देखिए, यह जो आपका यह थी अप्रभावित कोशिका थी और यह कैसी थी, प्रभावित कोशिका थी। जब प्रभावित कोशिका और अप्रभावित कोशिका का दोनों का संकरण कराया गया तो इसमें से जो भी संतति है, इसमें से जो भी संतति बनी, भाई जो प्रभावी है वही अपना प्रभाव दिखलाएगा। तो यह क्या बन गई, अप्रभावित। भाई जो अप्रभावी जोड़ा है वह कैपिटल आर है, यानी कैपिटल आर के ही प्रभाव को दिखाएगा। और कैपिटल आर कैसा है, अप्रभावित है, या यह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। यह कैसा बन रहा है, सामान्य बन रहा है। यह कैसा बन रहा है, सामान्य बन रहा है। तो इससे जो भी संतति बनेगी सामान्य बनेगी। लेकिन अगर इसी को हम F2 पीढ़ी में चले जाएं, अगर इसी को हम कहां चले जाएं, F2 पीढ़ी में चले जाएं, तो वहां पर हमें सामान्य देखने को, केवल सामान्य देखने को नहीं मिलेगा। F2 पीढ़ी यानी कि इनमें से अगर किसी को उठा लें, आर और आर, अगर इनमें से हम किसी को ले लें तो इसका जो युग्मक बनेगा वह क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका जो युग्मक बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनके बीच में जब संकरण होगा तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर आ जाएगा। इसके बीच में जब संकरण होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके बीच में जब संकरण होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके बीच, सॉरी इसमें नहीं, इसके बीच और इसके बीच संकरण होगा तो आर और आर आएगा। यानी कि ये तो आपका, ये तीनों तो आपके क्या आ रहे हैं, सामान्य आ रहे हैं। और यह एक क्या आ जा रहा है, रोगी आ जा रहा है। और यह रोगी जो आपका होगा यह पूरी तरह से आपके एनीमिया या सिकल सेल, जो आपकी हंसियाकार सेल हो जाती है, हंसियाकार कोशिका हो जाती है, उसे हम कहते हैं सिकल सेल कहते हैं। तो ये वाला जो आपका बनेगा संतति वह क्या बनेगा, सिकल सेल, यानी कि एनीमिया से पीड़ित होगा। और जो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित होता है उसको मलेरिया वाले वायरस से रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मिल जाती है, उसको ज्यादा मिल जाती है। तो ये एक संतान इसका क्या बनेगा, 4
4 में से एक क्या होगा आपका रोगी होगा, 4 में से एक क्या होगा रोगी होगा, जो कि सिकल सेल से क्या होगा आपका प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से जो सिकल सेल का कारक है भाई, सिकल सेल का कारक यानी कि यह क्या है, सिकल सेल यानी एनीमिया भाई, यह एक प्रभावित कारक है, यानी कि जिसमें हंसियाकार कोशिका बन जा रही है, सिकल सेल बन जा रही है, जो एनीमिया रोग से क्या हो जा रहा है, पीड़ित हो जा रहा है। उसमें हीमोग्लोबिन और प्रोटीन बनने वाला जो आपका बनने वाली जो कोशिका है वह उसमें क्या हो जा रही है, क्या देखने को मिल रहा है, वह प्रभावित हो जा रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। तो यहां से एक अप्रभावित और यानी कि एक सामान्य और एक प्रभावित का अगर आपस में क्रॉस कराया जाएगा तो जो बनेगा, जो भी संतति बनेगी वह सभी प्रकार से क्या बनेगी, समान बनेगी। लेकिन अगर इसके F2 पीढ़ी को अगर देखें, हम F2 पीढ़ी में अगर चले जाएं तो उससे क्या होगा, 3 तो हमें सामान्य मिलेगा, यह तो बिल्कुल सामान्य होगा, यह क्या होगा, बिल्कुल सामान्य होगा, और यह क्या होगा, अप्रभावित होगा, यह क्या होगा, अप्रभावित होगा, और यह पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, यानी पूरी तरह से रोगी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सिकल सेल कारक और अनुवांशिकी को समझ सकते हैं। अब है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, लेकिन आइए थोड़ा सा इसको शॉर्ट में यहाँ पर हम बता दें। देखिए, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 23 मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें से अंतिम जोड़ी नर में क्या होता है, XY होता है, और मादा में क्या होता है आपका XX होता है। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं उनसे आपके शरीर का निर्माण होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो है, इसे हम कहते हैं ऑटोसोम भी कहते हैं। तो जो आपका ऑटोसोम है उसमें से जो नर है उसके पास XY होता है, जो कि स्पर्म के माध्यम से आता है। तो स्पर्म के माध्यम से एक तो आपका क्या आ जाएगा, स्पर्म के माध्यम से यहाँ पे एक X होगा, और मान लेते हैं कि यही एक स्पर्म है, इसमें क्या है, Y है, और मादा का क्या है, अंडा है, जिसमें से दोनों ही क्या है, दोनों में क्या है, XX है। अब इनके मध्य जब निषेचन होगा, यानी स्पर्म, यह आपका क्या है, स्पर्म है, और यह क्या है आपका मादा का एग है, अंडा है, ओवरी है। अब देखिए यहां से स्पर्म और एग का जब मिलन होगा तो क्या कहते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें लिंग निर्धारण करना है, और लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा यानी कि अंतिम जोड़ा करता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि अगर मनुष्य का यहाँ से X आता है और मादा के इस वाले एग से X आता है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, X और X बनेगी संतति। और अगर इस X के साथ अगर ये वाला X आता है तो भी आपका क्या बनेगा, X और X बनेगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये Y, यह क्या है, Y है, और स्पर्म का यह Y अगर मादा के इस X के साथ मिलेगी तो यह क्या बनेगा आपका XY बनेगा, और इस Y के साथ अगर मादा का यह वाला अंडाणु आता है तो भी क्या बनेगा आपका XY बनेगा। और आप ये जानते हैं कि जब XX बनता है तो क्या बनती है, लड़की बनती है, XX बनता है तो क्या बनती है, लड़की बनती है। और जब X और Y क्रोमोसोम होते हैं, X और Y जीन जब होते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है आपका लड़का बनता है, XY जहाँ होते हैं वहाँ पे क्या बनता है, लड़का बनता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको देखने में क्या मिला, यहाँ पर आपको देखने में ये मिल रहा है कि 4 में से 2 तो आपके लड़की बनने की संभावना है, और 4 में से 2 आपका लड़का बनने की संभावना है। तो यहाँ पर लड़का और लड़की का अनुपात, लड़का और लड़की की प्रतिशतता देखें तो लड़का बनने का प्रतिशत कितना है, 50%, और लड़की बनने का प्रतिशत कितना है, 50%। दोनों का प्रतिशत कितना है, 50-50% है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर देखिए, क्या लड़का और लड़की बनने के लिए नर या मादा जिम्मेदार हैं, तो बिल्कुल नहीं है। नर या मादा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि X आएगा कि Y आएगा ना तो पुरुष को पता होता है, और मादा के पास तो केवल दोनों XX ही होते हैं। तो लड़का और लड़की के बनने में, लड़का और लड़की के बनने में ना तो पुरुष जिम्मेदार होता है और ना ही मादा जिम्मेदार होती है, ना ही फीमेल जिम्मेदार होता है और ना ही मेल जिम्मेदार होती है। और लड़का और लड़की बनने का जो प्रतिशत है वह कितने का है, 50-50% का
होता है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। एक आपका लास्ट टॉपिक है, वह है जनकों से संतानों तक कारक से जीन। तो जो मेंडल भाई साहब अपना प्रयोग कर रहे थे, उसमें मटर के पौधे पर वे जो प्रयोग कर रहे थे, तो वहां पे उस समय जीन के बारे में कोई भी अध्ययन नहीं हुआ था, जीन को कोई नहीं जान रहा था। तो उस टाइम मेंडल ने जीन को क्या कहा? कारक कहा, फैक्टर कहा। अब उसी कारक को आगे चल करके जो जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या नाम दे दिया? उसको जीन नाम दे दिया। और उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो कि हमारे शरीर के जो भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वह किसके माध्यम से आते हैं? जीन के माध्यम से आते हैं। यह क्या है? इस जोड़े में एक्स क्या है? एक जीन है। इस जोड़े में वाई क्या है? एक जीन है। इस जोड़े में एक्स क्या है? जीन है। एक्स क्या है? जीन है। यानी कि जो भी आपके क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीन का जोड़ा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और इसी जीन के ही कारण हमारे शरीर के अंदर क्या देखने को मिलती है? अनुवांशिकता देखने को मिलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का पहुंचना इन्हीं जीन के ही कारण होता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का पहुंचना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एकदम प्यार के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक वीडियो इसकी और आएगी जो कि इसके अभ्यास प्रश्न से संबंधित होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।